हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अफान अहमद मिर्जा एंड आई एम अ ट्यूटर एट अबील स्कूल ऑफ अकाउंट्स। और मैं यहाँ पर F1 से लेके F4 तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा हूँ। ठीक है। आज का स्पेसिफिक एजेंडा हमारा है F4 कॉर्पोरेट लॉ को डिस्कस करना। अब ये आपके दिमाग में को बहुत सारे सवाल, बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होंगी, जो कि इंशाल्लाह इस ओरिएंटेशन के बाद बहुत ईजी है, बहुत क्लैरिफाई हो जाएगी। एक कॉमन मिसकंसेप्शन मिसकंसेप्शन मैंने जो सबसे सुनी है पूरी आवाम से, जितने भी स्टूडेंट बेस है जिनको मैंने पढ़ाया है उनसे सुना है कि लॉ बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता था, बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट माना जाता था, कि यार इसको 2 महीने तो कम से कम लगेंगे प्रिपेयर करने के। इसमें बहुत टेक्निकल है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है ही नहीं इसकी यहाँ पर हमारे पास। तो सब्जेक्ट भी पढ़े, पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं हम। तो एक चीज मैं बाकी चीजों डिटेल में घुसने से पहले आपको बता दूं कि इस जो मिसकंसेप्शन, इस जो अफवाह को फैलाया हुआ है, सर कुछ एरिया बिल्कुल वाजिब है, सही है, लेकिन मेजॉरिटी एरिया इसका गलत है। कैसे? ठीक है। अगर आपको मैं बोलूं कि यार लॉ इतना एप्लीकेबल है आपकी लाइफ के अंदर, आपको पता नहीं है, लेकिन डेली बेस के ऊपर कहीं ना कहीं आप लॉ को अप्लाई कर रहे हो, इस कॉर्पोरेट और बिजनेस लॉ को, टू बी वेरी स्पेसिफिक। इसको बोरिंग क्या बनाता है? इसको बोरिंग बनाता है इसकी टर्मिनोलॉजीज, इसकी एप्लीकेशन। तो वो चीजें जो है, अगर आप अपनी लाइफ से लिंक कर दो तो वो आपके लिए एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बन सकता है। ठीक है। मिसाल हमारे सामने ही है। अभी आप अगर कोई कोर्स में एनरोल होते हो या किसी भी जगह जाके एनरोल होते हो, एडमिशन लेते हो, तो क्या कर रहे हो आप? वहां आपका लॉ अप्लाई नहीं हो रहा, आपका लॉ अप्लाई हो रहा है। आप वहां पर जाकर कोई भी चीज जो पेमेंट कर रहे हो, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, एडमिशन फॉर्म भर रहे हो, उसको सिग्नेचर कर रहे हो आप, तो वहां पर आप लीगल एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाइंड हो रहे हो उनके साथ। वहां पर आपके लॉ अप्लाई हो जाता है। आप अगर किसी बंदे से आके बात करते हो, किसी चीज का वादा करके आए हो, तो वहां भी आपका लॉ अप्लाई होता है, अगर सारी चीजें आप उसकी पूरी कर दो। तो लॉ आपकी लाइफ में इतना इंटीग्रेटेड है कि आप उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। लेकिन क्योंकि हमें उसकी अवेयरनेस नहीं है, हम उसको एक बोरिंग और बहुत अजियतनाक टॉपिक समझते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी ओरिएंटेशन के बाद आपको ये मिसकंसेप्शन, ये प्रॉब्लम, ये कीड़ा आपके दिमाग का निकल जाएगा कि लॉ एक बड़ी डिफिकल्ट चीज़ है और बहुत ही लेंदी चीज़ है, उसको पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा और इसका पेपर तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो इंशाल्लाह इन सबको आज हम क्लैरिफाई करते हैं। बढ़ते हैं हमारे एजेंडा की तरफ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे कोर्स के बारे में थोड़ा सा, कि कोर्स है क्या, क्या चीज़ें हैं, इसकी नीड क्या है ओवरऑल। फिर हम जाएंगे हमारे एग्जाम स्ट्रक्चर की तरफ। एग्जाम पेपर पैटर्न क्या होता है, कितने मार्क्स कहाँ लोकेट होते हैं, कितना टाइम कहाँ देना है, वो सारी स्ट्रेटेजी यहाँ बताई जाएगी। फिर कोर्स आउटलाइन, कोर्स को थोड़ा डिटेल्स देखेंगे कि भाई कोर्स के अंदर है क्या असल में, कौन सी चीज़ मैं ऐसी बोल रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो और इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो और आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है ये सब्जेक्ट। ठीक है। तो बेसिकली एसीसी वालों ने आपको एक हाथ पांव चलाने का टूल दे दिया कि अगर आपको ये चीज़ आप पढ़ लिया आप, तो आप जो है अगर कहीं भी काम करते हो, कुछ भी लीगल काम करते हो, वहां पर आपको जो है ये चीज बड़ी हेल्प करने वाली है। ठीक है। अगर आप उसको सिर्फ सब्जेक्ट के हद तक ना रखें तो। फिर कुछ एरियाज देखेंगे जो हमने आइडेंटिफाई करी है एग्जामिनर रिपोर्ट से और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, कि क्यों बच्चे फेल हो जाते हैं और उनको कैटर करने के लिए हमने क्या टेक्निक अप्लाई करी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोर्स के बारे में देखो। कोर्स जो है ना आपका, शुरू होता है लॉ को बताने से कि लॉ है क्या, बना कैसे लॉ। ठीक है। जैसे आपको बताया जाता है कि जब आप बड़े हो रहे हैं, आपके आपकी फैमिली में बस बड़े लोग जो बोलते हैं, तो देखो तुम इतने से थे जब पैदा हुए थे, हमने ये किया था, अब तुम्हें बड़ा करने में इतनी मेहनत लग गई थी, उसके बाद हमने जो है ये अक्सर काम किए, तब जाके आप डेवलप हुए हो। उसी तरीके से हम लोगों की पैदाइश से लेके उसके बड़े होने तक की जर्नी देखेंगे। उसके साथ फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा लॉ जो है वो बिजनेसेस के अंदर किस तरह अप्लाई होता है। ठीक है। जैसे कंपनी है तो कंपनी कैसी है, क्या रेगुलेशंस होती है, क्या चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं, कंपनी बनती किस तरीके से है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लिख जाती है वहां पर। उसके साथ अगर आप मेमोरेंडम आर्टिकल्स ये चीजें सुनते आ रहे होंगे, तो इन चीजों को भी देखेंगे कि किस तरीके से अप्लाई होता है और इनकी यूजेज क्या होती है। तो अगर आप जो है कॉर्पोरेट लॉ की फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर नहीं भी जाना चाहते, तब भी ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो एक्सेलेंट, ये चीज अप्लाई होगी। अगर किसी और कंपनी में जाना है और कंप्लाइंस में जाना है, बहुत जरूरी है। अगर ऑडिट में जाना है तब भी बहुत जरूरी है। अगर आप अकाउंटिंग में भी जा रहे हो तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की डिफरेंट लाइबिलिटीज को आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर इस कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट होलिस्टिक व्यू दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ अप्लाई होती है।
फिर हमारे पास आता है कॉन्ट्रैक्ट लॉस, एम्प्लॉयमेंट लॉस, डिस्प्यूट डिसोल्यूशन। ये सारी चीजें जो है आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि यार आपने जो है अभी तो जिंदगी में लाखों कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं, आपको पता ही नहीं है, आप बोलेंगे सर क्या बातें करें। तो इसकी एग्जाम्पल दे दें। कहीं भी जाकर आपने अगर किसी बंदे से वादा किया है कि मैं आपको इतने पैसों में ये चीज खरीदूंगा आपसे, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर मैं बोलूँ एम्प्लॉयमेंट लॉस क्या होते हैं, आपको तो अपने आधे हुकूक पता ही नहीं होंगे कि आपके क्या क्या राइट्स हैं आपको जो लेने चाहिए अपने एम्प्लॉयर से। कब आप एम्प्लॉय माने जाओगे, कब नहीं माने जाओगे। आप तो बोल रहे हो वहां पे बैठ के काम कर रहे हो, और कौन से एम्प्लॉय माने जाओगे। लेकिन नहीं भाई, इसमें काफी सारी वेरिएशन आती है। इसमें काफी सारी चीजों को देखना पड़ता है कि आप एम्प्लॉय हो या आपसे मिसयूज किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें एम्प्लॉयमेंट लॉ में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो कि एक बड़ा ही मजेदार सा टॉपिक है, बड़ी जरूरी चीज है, क्योंकि ये चीज हमें आती नहीं है। हमारे पास डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या तो मारने से हद तक होता है, या दूर हट जाने से होता है। तो भाई बिजनेस नहीं चलता है कि आप नाराज हो गए तो आपने बोला भाई नहीं काम ही नहीं करना तुम्हारे साथ, तो ऐसा तो होगा नहीं। आपको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिखाएंगे कि किस तरीके से बिजनेस अपना डिस्प्यूट रिजोल्व करता है, और उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ज्यादा लिंक्ड है, आपकी पर्सनल लाइफ से बहुत ज्यादा लिंक्ड है। ये चीजें आपने अगर स्किल समझ ली, ये थ्योरी को सिर्फ थ्योरी नहीं, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हम लेके चला आपने, तो इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिकल लाइफ और पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है जी। फिर आते हैं सबसे पहले हम लोग हमारे एग्जाम स्ट्रक्चर के ऊपर। एग्जाम स्ट्रक्चर में क्या बोलते हैं, एग्जाम स्ट्रक्चर में बोलते हैं भाई हमारे पास है दो सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए हमारा होल्ड करता है 70 मार्क्स, मतलब एक जगह जो है यहाँ पर आपको एक सिग्निफिकेंट मार्किंग एरिया आपका ये आ जाता है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास 25 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके 2 मार्क्स की वेटेज है, और 20 वो क्वेश्चन हैं जिनके 3 मार्क की वेटेज, 1 मार्क की वेटेज है, सॉरी। अच्छा, अब 1 मार्क वेटेज वाले और 2 मार्क वेटेज वाले में क्या डिफरेंसेस है, देखो। 1 मार्क वेटेज वाला जो क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन आपका मोस्टली 3 MCQ, 3 ऑप्शन दिए होंगे आपको एक एमसीक्यू के। ठीक है। या फिर आपका येस और नो का आंसर होगा, या आपका जो है ट्रू और फॉल्स का आंसर होगा। और जो 2 मार्क वेटेज वाले क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको। आपको या तो येस और नो या मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे, ऐसा कुछ हो रहा होगा। ठीक है। तो सेक्शन ए जो है 70 मार्क्स होल्ड करता है, और हमारे पास टोटल कितने मार्क्स है, 100 मार्क्स है। ठीक है। तो मतलब 70% पेपर इज फ्रॉम सेक्शन ए। और इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास टाइम कितना है, 2 घंटे, मतलब 120 मिनट टोटल है। तो अगर हम उसकी कैलकुलेशन करें, वेटेज निकालें, तो टोटल आपके पास 84 मिनट होंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक अच्छी वेटेज आ जाती है, अच्छी कैलकुलेशन आ जाती है कि अगर आप 1.2 मिनट पर एमसीक्यू लगाओ तो आपका पेपर आराम से रिपीट हो सकता है। ठीक है जी। फिर आते हैं सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी के अंदर आपके हैं 30 मार्क। 30 मार्क के अंदर जो है अब 5 क्वेश्चन है। सेक्शन ए क्या है, एमसीक्यू, और सेक्शन बी के एमटीक्यू। अब नाम से सुन के बोलोगे यार एमटीक्यू क्या होता है, भाई कुछ नया नहीं। ठीक है। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये आएगा कि आपकी जो है जो क्वेश्चन पैटर्न होगा, पैटर्न डिफरेंट होगा। एक आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें कहानी लिख देंगे, उसमें से कहानी पे से आपने कॉम्प्रिहेंशन करना है सिर्फ। जो आपने कॉम्प्रिहेंशन करते होंगे ओवर लेवल्स के अंदर, अब वो इंग्लिश का पेपर आता है उसमें कॉम्प्रिहेंशन करनी होती है कि पैसेज दिया उसमें सवाल के जवाब देने हैं। तो यहाँ पे वही करना है। होंगे सिर्फ एमसीक्यू सारे, या ट्रू एंड फॉल्स होंगे, या फिर आपने मल्टीपल आंसर टिक करने होगा, लेकिन होता बिल्कुल सिंपल सेक्शन ए की तरह ही है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ आपको पैसेज दिया जाएगा, और उसमें से हर क्वेश्चन में से आपको 6 पार्ट या 6 मार्क्स क्वेश्चन होगा, इसमें मल्टीपल पार्ट 0। तो टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन बी के अंदर, हर क्वेश्चन के 6 मार्क्स होते हैं। तो 30 मार्क की वेटेज हमारे पास सेक्शन बी की आई थी। तो इसमें कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई ऐसे हायर लेवल नहीं है। आपको सिर्फ जो है कॉन्सेप्ट पता होगा तो दोनों सेक्शन आपके लिए इजीली निकल सकते हैं। ठीक है। फिर इसके अंदर जो हमें टाइम कितना लगाना है, टाइम लगाना है टोटल 36 मिनट। 1.2 मार्क वाली हम लोग की स्कीम लेके चलेंगे, तो यहाँ पर 36 मिनट मोर देन इनफ होता है हमारे लिए इस सेक्शन को अटेंड करने के लिए। ठीक है। फिर ओवरऑल मार्क्स 100 है, पासिंग मार्क्स 50 है, टाइम 2 घंटे है, और पासिंग रेशो काफी अच्छा है, 78 to 82%। और वैसे तो यार देखो, अगर अब आपको बोलो पासिंग रेशो बताना मेरा फर्ज है, लेकिन इसको देखना बहुत ही बेवकूफाना हरकत है। मतलब कोई बेवकूफ होगा इस चीज को देखकर अपने ऊपर रिस्क करेगा, यार 80% पासिंग रेशो है मैं तो पास हो ही जाऊँ। ऐसा कुछ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये से बताता भाई कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, कितने पास हो। इससे एग्जाम की डिफिकल्टी, आपकी कॉम्पिटेंस नहीं बताई जाती है। आप अपने ऊपर खुद रिलायबल हो, जितनी अगर मेहनत करोगे और कॉन्फिडेंस अपने डेवलप करोगे, अपनी प्रैक्टिस अच्छी करोगे, तो आप अगर जो है प्रीवियसली एग्जाम से फेल आते आ रहे हो और फर्स्ट टाइम निकाल सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं।
और ये परसेंटेज देकर अगर बोलो यार 80%, 20% बच्चा फेल भी हो जाता है, तो मैं फेल भी हो सकता हूँ। तो भाई अगर तैयारी नहीं करोगे ना, तो आप अगर ये 99% भी होगा तो 1% आप वो फेल हो सकते हो। ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं होता है। अपनी परफॉर्मेंस को देखो, अपनी मेहनत को देखो, अपने ऊपर फोकस करो। ये चीजें देखना बिल्कुल बेकार है, चाहे प्रोफेशनल एग्जाम में जाओ। ठीक है। तो इस चीज से कभी डिमोटिवेट नहीं होना। आते हैं कोर्स आउटलाइन पे। चलिए, कोर्स आउटलाइन क्या है। देखो, कोर्स आउटलाइन के अंदर हमारे पास, मैं अपने ऊपर पर्सनली रखता हूँ 8 सेक्शंस में अपने कोर्स का डिवाइड। ठीक है जी। 8 सेक्शंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि भाई लॉ बनता कैसे। आपको बताया था पैदाइश से लेकर उसके बड़े होने तक लॉ डेवलप किस तरह होता है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन। लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन मतलब आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां आयद की गई हैं बाय द लॉ, वो क्या क्या हो सकती है। तो वो सारी यहाँ पे देखेंगे, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, टॉर्ट्स आ जाते हैं। टॉर्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, टॉर्ट्स होता है बेसिक कि आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आपने जो है अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना है। आपने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे किसी और बंदे को नुकसान पहुंचे, चाहे आप कॉन्ट्रेक्चुअली ऑब्लिगेटेड हो उसके साथ, या फिर आप जो है उससे जनरली लिंक हो। और अगर लिंक्ड नहीं भी, आप रोड पे गाड़ी भी चला रहे हैं, आपने किसी को गाड़ी मार दी, तो टॉर्ट का लॉ आप पे अप्लाई हो सकता है। जो ये भी एक ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर, तो उसको लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन के अंदर साथ साथ देख रहे होते हैं। लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन के अंदर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट आता है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास 4 से 5 कंपोनेंट आते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमारे पास ये है कि हमने किसी को ऑफर करी। ऑफर मतलब किसी को हमने कोई चीज देने की या कोई चीज लेने की ऑफर करी कि भाई हमें दे दो, या हम ये आपको दे देंगे। फिर आती है एक्सेप्टेंस, कि सामने वाले ने आपका प्रपोजल जो है हाँ या ना कर दिया। फिर एक्सेप्टेंस को कंफर्म करने के लिए एक आपके पास चीज आती है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन होती है मॉनेटरी टर्म्स में, मतलब कुछ लेने के बदले कुछ देना भी पड़ेगा। फिर आता है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब कि भाई आप जो है इसके अंदर चाहते हो कि ये लीगली ऑब्लिगेटेड हो। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आता है लीगल ऑब्लिगेशन। अब इसको एक प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोगों की एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे। कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा, कुछ ने देखा होगा दूसरों के साथ। ठीक है। आप गए, आपने जाके किसी को प्रपोज किया, आपको पसंद है, आपने प्रपोज कर दिया कि भाई हम जो है आपके साथ बुरा होना चाहते हैं। आप लाइन मार कर आ गए, आपने जो है कार्ड लिखा, उसको बोला येस और नो का टिक मार दो। ठीक है। आसान तरीका है, ये मैं बता रहा हूँ। ये आपने कर लिया, उसके बाद जाकर आपने जो है वो जाकर उनके बैग में रख दिया, या फिर उनके आपने पाउच में रख दिया। कुछ दिन बाद उस पर यस का जवाब मिलके या नो का जवाब और सात सात थप्पड़, अगर नो का जवाब आएगा तो 7 थप्पड़ पड़ेगा, मतलब आपकी ऑफर क्या है, रिजेक्ट हो गई है। और यस आया तो आपके साथ एक चॉकलेट या कुछ रखा हुआ आपको मिलेगा साथ उसके, आपको एक्सेप्टेंस हो गई है। अब एक्सेप्टेंस हो गई है, तो एक्सेप्टेंस होने के साथ अगर आपकी हाँ आ गई, एक्सेप्ट हो गए, तो कुछ ना कुछ लीगल कंसिडरेशन करनी पड़ेगी। अब रिलेशनशिप आने की फी तो आपको देनी पड़ेगी ना भाई यहाँ पर। तो आप चॉकलेट दोगे, कुछ दोगे, फिर आपका जो है हक डे रोज डे आ जाता है, वहां पे आप करेंगे अपना सब। तो यहाँ पे कंसिडरेशन आई थी हमारे पास। उसके बाद फिर जो आपका बूढ़े होने का मंसूबा था, उसको आपने बोला लीगलाइज करा था। तो आते हैं यहाँ पर हमारे पास इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप उसको लॉ के नजर में पायदार बनाना चाहते हैं। कस्में वादे जो थे आपके उस टाइम पे टेस्ट हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर हमने जो है साइन करना है, नहीं करना होगा, या नहीं करना। तो ये बेसिक आपका एप्लीकेशन है। अगर इसमें से कोई एक चीज भी आपकी गायब हो जाती है, एक चीज भी कम हो जाती है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। लॉ की नजर में आप फारिग आदमी, आप साइड हो जाइए। ठीक है जी। तो अभी एग्जाम्पल इंशाल्लाह याद रहेगी सबको। फिर आते हैं एम्प्लॉयमेंट लॉ के ऊपर। एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर बेसिकली बताया जाता है कि भाई आप जो है जाकर किसी भी जगह जॉब करते हो, तो पहले आप उनके एम्प्लॉय हो, फ्रीलांसर हो, ये डिसाइड करेंगे हम। या फिर अगर आप एम्प्लॉयमेंट करते हो तो क्या क्या जिम्मेदारियां आपकी बनती हैं और क्या क्या एम्प्लॉयर की बनती हैं, और कौन अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करेगा तो उसको क्या चीजें भुगतनी पड़ जाएंगी, और कौन अपनी जिम्मेदारी पूरे करेगा तो उसको क्या बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारे पास फॉर्मेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। ये और हमारे पास मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेगुलेशन, ये जो पार्ट्स हैं हमारे पास, ये दोनों ज्यादा कंबाइन आते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है। लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, फॉर्मेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन और मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 पार्ट जो है ये आपका 60% ऑफ द बिजनेस, 60% ऑफ द पेपर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है। तो इन पर फोकस बहुत ज्यादा रखना है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी 40% को छोड़ दो, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आए थे। एग्जामिनर आजकल बहुत पागल चल रहा है, वो अपने हिसाब से चीजों को एडजस्ट कर देता है। लेकिन ये है कि चांसेस ज्यादा होते हैं हमेशा कि इस एरिया से कवर ज्यादा हो।
फिर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी बनती किस तरह है, रजिस्ट्रेशन क्या होती है, किस क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कंपनी को बनाने के लिए, फॉर्मलाइज करने के लिए, और उसके साथ साथ क्या क्या चीजें हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कंपनी ने अगर कर ली तो उनको बेनिफिट मिलेगा, उनकी पेनल्टीज नहीं होगी, उनके पास कुछ कुछ फायदा आ जाएगा, अगर नहीं करी तो उनको नुकसान क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर कैपिटल एंड फाइनेंसिंग ऑफ कंपनीज, कंपनी कितने पैसे रेज कर सकती है और किस किस तरीके से, क्या अगर पैसे आपने रेज करे हैं तो आपको उसके लिए किसी से इजाजत लेनी पड़ेगी या नहीं, और कौन सी इजाजत होगी, क्या चीजें देखी जाएंगी इजाजत लेने से पहले, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ देखेंगे। फिर आते हैं हम लोग कॉर्पोरेट फ्रॉडलेंट क्रिमिनल बिहेवियर। अगर किसी ने जो है नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज देखी होंगी तो कॉर्पोरेट फ्रॉडलेंट बिहेवियर तो बहुत अच्छे से पता होगा उसको, लेकिन फिर भी हम अच्छी तरीके से इसको लीगल बेस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि किस तरीके से लोग फ्रॉड करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनको बचाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, और उनको अगर ये फ्रॉड आ जाते हैं तो कंपनी पे क्या फर्क पड़ रहा होगा। फिर आते हैं इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी वो सिचुएशन होती है जब कंपनी के पास अपने कर्ज, अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करने की रिसोर्सेज नहीं होगी। तो अगर आपका रिसोर्सेज नहीं होगी तो क्या होगा, आपको जो है कुछ ना कुछ अपना बेचना पड़ेगा, या किडनी बेचोगे या मशीन बेचोगे। तो यहाँ पर अपनी कंपनी को एक बाय एक करके बेचने की जो प्रोसेस होता है वो इंसॉल्वेंसी के अंदर आ जाता है। फिर यहाँ पर लिक्विडेशन आ जाती है। लिक्विडेशन होता है जब कंपनी को आप स्ट्रिप डाउन करो, एक एक पीस करके बेच दो, और आप जो है उससे अपने कर्जदार कर दो। जैसे सबने अगर एक इंडियन मूवी देखी होगी, उसमें बोलता है पहले एक किडनी बेच दूंगा, फिर आंख बेच दूंगा, फिर दूसरी किडनी बेच दूंगा, फिर अपनी आंख बेच दूंगा, ऐसे ऐसे पूरा शरीर बेच दूंगा। इस तरीके से इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन के अंदर अगर लिक्विडेशन आ जाती है तो ऐसे ही आपकी पूरी कंपनी स्टेप बाय स्टेप एक एक एसेट करके हमें बेचती रहेगी और अपने कर्ज अदा करती रहेगी। तो हमने एक होलिस्टिक व्यू ले लिया अपने कोर्स का। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कॉमन पिटफॉल्स क्या है। देखो, अगर आप इस कोर्स को अभी देख रहे हो, हमने जो है कंप्लीट सिलेबस को देखा, इसमें कुछ एग्जांपल्स भी ली, तो अगर मैं आपको बोलता हूँ ना कि ये कोर्स में फेल होने की कुछ वजूहत हैं, तो मैं जेन्युइनली रिसर्च करके बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से कसम से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रट्टा मारना। ठीक है, बहुत आसान तरीका है इस पेपर को फेल करने का, वो है रट्टा मारना। क्योंकि एग्जामिनर इतनी बड़ी फिल्म है, तो वो करता क्या है कि भाई वो आपके जो है ना कॉन्सेप्ट ला देता है। वो आपको चार स्टेटमेंट देगा, चारों के में एक एक एंड और या जरा सा वर्ड चेंज करेगा और आपके कॉन्सेप्ट हिला देगा। आपने रट्टा मारा होगा एक स्टेटमेंट का, आप बोलोगे एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट आती है, उसकी वर्डिंग चेंज कर दिया, आपका रट्टा फेल हो जाएगा। तो वर्ड जो बोलना है, जो मैंने बताया है, जो नोट्स में दिया गया है, उनको अगर आप समझ के पढ़ा और प्रैक्टिकल अप्लाई कर लिया तो आपके पास जो है बेहतरीन चांस है इस मसले को हल करने में। फिर टाइम मैनेजमेंट। मोस्टली लोग जो है ना करते क्या है कि भाई जो उनको क्वेश्चन ना जैसे पार्ट भी होता है, वो उनको लगता है कि यार इसकी वेटेज जो है 30% है तो इसको कम टाइम लगाना चाहिए, लेकिन भाई यहाँ पर एक एक मार्क्स से बच्चा पास से फेल हो जाता है। तो यहाँ पर एक मार्क जो है बहुत मैटर करता है। तो अगर आपने जो है सही तरीके से अपने टाइम मैनेज करना नहीं सीखा तो आपके ओवरऑल जो है एग्जाम के अंदर बड़ी मतलब मसला रहेगा। फिर इनसफिशियंट प्रिपरेशन, जैसे आपको बताया गया है, मैंने बोला कि 3 एरियाज ऐसे हैं जिनको 60% वेटेज देते हैं हम लोग, कि ये पेपर की 60% वेटेज आ जाती है। तो यहाँ पर जो है आप जो है उस पर उन पे फोकस ज्यादा कर दो, बाकी 40% को छोड़ देते हो। क्या इस पर देखी जाएगी 40% में 60 वाले फोकस करो भाई, तो 60 की इतनी वेटेज है ना, वो 40 की ज्यादा, 40 भी इंपॉर्टेंट है, 40 की ज्यादा वेटेज इसलिए है क्योंकि वहां से जो है क्वेश्चन अगर आ जाता है तो वो आसान जगह है, वो फ्री मार्क्स है, छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स हैं, उनको आसानी से बंदा कवर कर सकता है। तो उनको भी कंप्लीट प्रिपेयर करना है, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है अपनी तरफ से, ताकि हम एग्जामिनर को मौका ही नहीं देंगे कि भाई कहीं से मार्क काट लो। वो सोचता रह जाए कि मार्क्स कहाँ से काट। फिर एग्जामिनर्स। एग्जामिनर्स यार देखो, सबसे बड़ा मसला एग्जामिनर्स का हमारे साथ ये है कि हम लोग डरते बहुत है। ठीक है, अभी ये एग्जाम के लिए जब पढ़ने के लिए बैठेगा ना बंदा, तो सबसे पहले तो ये 10 दफा डरेगा, यार इतना लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ, ओ हो उसमें यहाँ पे इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे यार जुडिशियल प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, ये समझ ही नहीं आ रही है कि तो क्या करूंगा मैं, याद कैसे करूँ। जब ये चीज आप लेके बैठोगे तो कभी भी ऐसा कोई भी पेपर पास नहीं कर सकता। अपना पेपर ऐसे लेके बैठो कि भाई इस दफा तो ये निकालना ही निकालना है, निकल गया मेरा पेपर, और उसको इस हिसाब से यही करके बैठो कि भाई मुझसे ज्यादा पढ़ा कोई है ही नहीं। तो आप जो है अगर अपनी तैयारी सही करोगे, प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करोगे, तो और एग्जाम हॉल में जाकर आप बैठोगे इस तरह कि भाई मेरा पेपर पास हो गया है, तो आपका 90% पेपर पास हो जाए। जब हम एग्जाम देने जाते थे ना, तो हम एग्जाम देने से पहले अपने आप को काम करने के लिए ना कॉमेडी देखते थे, स्टैंड अप कॉमेडी देखते थे। तो एग्जाम हॉल में जब जाते थे ना, हम लोगों से चिल बंदा कोई होता ही नहीं था। हम चिल जाते थे, बैठते थे, क्योंकि प्रिपरेशन जो है ना पहले करने की होती है, आखिरी दिन नहीं होती है कुछ। आखिरी दिन बैठ के सिर्फ रिवाइज करो और चिल करो। एग्जाम हॉल में जाके तो कुछ भी आप कर ही सकते हो, आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप घबरा गए तो यहाँ पर आपका जो है जो आता है वो भी नहीं आएगा।
तो इससे बड़ा नुकसान अपना आप कुछ नहीं कर सकते हो अगर आपने जो है अपने एग्जाम में वो चीजें इग्नोर कर दी या वो चीजें आपने गवा दी जो आप पाती थी एक दो क्वेश्चन के चक्कर। तो रिलैक्स होना है, परफॉर्मेंस अच्छी करनी है, उसके लिए हम लोगों को प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब इसको हमने कवर किस तरह किया है? कवर इस तरह किया है कि सबसे पहले तो भाई पर्सनल स्टडी प्लान देंगे। एक स्टडी प्लान होता है तो एक चेक होता है बंदे के ऊपर, ठीक है। जैसे घर पे टाइम टेबल होता है ना कि 10 बजे के बाद घर के अंदर एंट्री बंद है, तो बंदा 10 बजे से पहले पहले कुछ भी करके घर में घुस जाता है। तो आपको हम जब ये एक डेडलाइन देंगे कि इस टाइम तक लेक्चर पूरे करने ही करने, तो आप जो है ना उस हिसाब से ही चलोगे, तो इनशाला तब तक आपकी जो है प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी। फिर हमारे प्री रिकॉर्ड लेक्चर्स जो है ना उसके अंदर हमने एक ये फैसिलिटी रखी है, मतलब फैसिलिटी क्या है, एक हमने एक स्ट्रक्चर उसका इस तरह रखा हुआ है कि जो जितना भी हमारा लेक्चर है सारा आधा घंटा या 40 मिनट से ऊपर का नहीं, मैक्सिमम लेंथ 40 मिनट्स है। तो अगर आप जॉब कर रहे हो, आप जो है पढ़ रहे हो, आपके टेंशन डेफिसिट है, जो कि हमें पता है बहुत ज्यादा लोगों का है कि 10 मिनट इंस्टाग्राम के बगैर तो यहाँ पे सांस नहीं आती लोगों को, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। तो अगर आप 10 मिनट 20 मिनट पढ़ने के बाद आपको इंस्टाग्राम का डोज चाहिए होता है, तो आप यहाँ पर हमारे लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आराम से ले सकते हो, क्योंकि 20 से 30 मिनट का लेक्चर है। आराम से देख के आप जो है दिन में 4 से 5 लेक्चर ले सकते हो। तो कंप्लीट कोर्स जो है तकरीबन 40 to 50 लेक्चर्स में कवर्ड है, मतलब 25 से 30 घंटे में आपका कंप्लीट कोर्स कवर हो सकता है अगर आप तरीके से पढ़ेंगे। तो मतलब मैक्सिमम 1 महीना काफी है हमारे इस F4 के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। इसके अंदर आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक मिलेगी। मतलब मैं आपको सारी वो एग्जांपल्स दूंगा जो आपकी लाइफ में अप्लाई हो रही होगी, वो एग्जांपल दूंगा, आपको जो याद रह जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए एग्जांपल याद रखने की जरूरत पड़ जाएगी आपको। आपको एग्जांपल्स याद भी नहीं करोगे, आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएंगे। आप जो चीज कर रहे होगे ना, आप हंस रहे होगे पेपर दे रहे होगे, यार ये चीज हमने जो है ना सर ने एग्जाम्पल में बताई थी हमें। तो इंशाल्लाह हमारे लेक्चर्स जो है 20-30 मिनट्स के हैं। इजी लैंग्वेज में हर वर्ड का आपकी प्रिपरेशन की जाएगी। आपको नोट्स कंप्लीट प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि कस्टमाइज बनाए गए हैं सारी सोर्सेज से देखते हुए, इसको देख कंबाइन करते हुए। प्लस आपके पास जो है तकरीबन 8 से 10 टेस्ट होंगे, 2 मॉक्स लिए जाएंगे जिसकी बेस के ऊपर आपकी वैल्यूएशन होगी और आपको एग्जाम डेट देने की इजाजत दी जाएगी। प्लस व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं 24/7 अवेलेबल रहता हूँ, एडमिन अवेलेबल रहती है। मैं पर्सनलाइज सारे टेस्ट और चेक करता हूँ, उस पर रिव्यू देता हूँ, फीडबैक देता हूँ। और आपके लिए एक आसानी जो एग्जांपल्स देगी ना, इसमें मैं आपको पर्टिकुलरली बता रहा हूँ सेक्शन बी में देगी, क्योंकि सेक्शन बी है ही सिनेरियो बेस्ड एग्जाम्पल। तो अगर हमने हमारे कॉन्सेप्ट को 2-3 दफा सिनेरियो पे अप्लाई करता हुआ देख लिया, तो यार फिर तो आपके लिए आसान हो गया। एग्जाम में जाके अगर कोई भी सिनेरियो आएगा, आपको पता है किस तरीके से उसमें टेक्निकलिटी अप्लाई करनी, तो सेक्शन बी आपके लिए हलवा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो सारे टेस्ट मॉक में चेक करके दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड करेंगे, नोट्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे, लेक्चर्स की आपको लेंथ हमने बता दी है। कंटिन्यूस सपोर्ट आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा, लाइव रिविजन क्लासेस भी होंगी इंशाल्लाह, और ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। तो इस चीज़ के लिए जो प्रॉब्लम्स हमारी कॉमन पिटफॉल्स हैं, लर्निंग का इशू है, टाइम मैनेजमेंट का इशू है, हमारी प्रैक्टिस कम रह जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, याद नहीं रहते, वो सारे प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे केटर हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरीके से अगर हम कोर्स लेके चलेंगे और आप लोग एफर्ट करेंगे, हम भी एफर्ट करेंगे, मिलके ये कोर्स निकालेंगे और बहुत आराम से निकालेंगे। तो आपने घबराना नहीं है। फिर एक हमारे मशहूर जो एक बंदे थे, उन्होंने कोट बताया, नाम याद नहीं उनका मुझे। तो उन्होंने कोट बताया था, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। स्टे डिसिप्लिन, स्टे फोकस्ड, एंड योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। ये मैंने ना प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस की। मैं आपकी एग्जांपल देना चाहूंगा कि मैं जब बैच O A levels करा था, तो मुझे पढ़ने का कोई शौक नहीं था। बुक्स देख के जितना तेजी से मैं भागता था, जितनी जल्दी मुझे नींद आती थी ना, और कोई कंपटीशन कर ले मुझसे। लेकिन जब रियलिटी चेक मिलता है इंसान को कि अपनी लाइफ खुद बनानी है, तो आपको जो है वो चीज़ जो सबसे बुरी लगती है आपको, वो चीज़ ऐसे करनी चाहिए जैसे आपसे ज़्यादा उसको कोई पसंद ही नहीं करता। ठीक है। अगर आपने ये चीज़ कर ली, तो मैं आज AC से पढ़ा रहा हूँ, जो कि एक टाइम पे पढ़ने से बहुत भागता था। तो सक्सेस आपके पास इंशाल्लाह आएगी। एग्जाम पास करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन सिर्फ चाहिए क्या, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, बस। बाकी हमारे पे छोड़ दें, इंशाल्लाह हम मिल के कोर्स निकालेंगे। कोई डिफिकल्ट कोर्स नहीं है, सब आराम से निकल सकता है। ठीक है। तो होप टू सी यू इन आवर live sessions and recorded classes. Contact details are given here. You can contact for further queries. You can ask the admin for my contact number. We can discuss anything that you want, any plan, any customization you need, any query you have, we're there to cater you. ठीक है जी। आज का हमारा सेशन इंशाल्लाह ये तक है। होप टू सी यू इन आवर सेशंस इन द फ्यूचर। अल्लाह हाफिज। Enjoy later.